ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। मोटर बोट है रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। इज इट ओके? क्वेश्चन मुझे लगता है आपको क्लियर है। इसमें ऐसे है भाई, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हमने माना मोटर बोट इस तरफ जा रही है, दिस इज मोटर बोट। मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया। मोटर बोट है इस तरफ जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, और ये जो रिवर का वाटर करंट है, वाटर करंट कुछ इस तरफ जा रहा है, वो है ईस्ट ऑफ साउथ। ऐसे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है? ये एंगल 60 डिग्री किससे बना रहा है? ईस्ट से कि साउथ से? जब ईस्ट ऑफ साउथ आएगा ना, ईस्ट ऑफ आएगा, तो ये एंगल साउथ के साथ 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये साउथ के साथ आएगा। ये आपने याद करना है कि एंगल 60 डिग्री किसके साथ आना है। जब ऑफ का वर्ड आता है तो जो एंगल है वो दूसरी टर्म के साथ आता है। अगर यही क्वेश्चन ई 60 डिग्री ईस्ट ड्यू साउथ होता, ईस्ट ड्यू साउथ, तो ये 60 डिग्री एंगल ईस्ट के साथ बनना था। ईस्ट साउथ तो देंगे ना, ईस्ट से साउथ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ जा रहा है, वो तो कुछ बोलेंगे। अभी उसने ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री दिया है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट एंड दिस वन इज हाउ मच द वैल्यू इज, दिस वन इज 60 डिग्री। ओके सर, ये समझ में आ गया। ईस्ट ऑफ साउथ बोला है तो जो इसका एंगल है वो, आई एम सॉरी, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब जब ऑफ बोलना है तो एंगल किसके साथ बनाना? दूसरे वाले के साथ। अगर ड्यू बोलना है तो पहले एंगल किसके साथ बनाना है? पहले वाले के साथ। यानी मुझे लगता है ये क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दोबारा से देखिए, ये था नॉर्थ, ये था साउथ। ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये कुछ ऐसे है, साउथ के साथ 60 डिग्री। मैं आपको दोबारा से क्लैरिटी कर रहा हूँ भाई, अगर आपको उसने ड्यू दिया होता तो आप किसके साथ बनाते? तो आप इसके साथ बनाते, ईस्ट के साथ। जिसके साथ ड्यू दिया है वो पहले वाले के साथ एंगल बनाया था, अगर ऑफ लिया तो दूसरे वाले के साथ। चलो अभी देखो, ये सोच के देखो, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट मोशन है? सर ये डिपेंडेंट मोशन है। अगर कोई चीज पानी में जाएगी, लेफ्ट साइड जा रही है, मैं कह रहा हूँ पानी इस तरफ जा रहा है, पानी इस तरफ जा रहा है और मोटर बोट इस तरफ जाना चाहती है, यानी पानी के कारण मोटर बोट कुछ इस तरफ सीधा ना जाके वो इस तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यानी ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी बोट की डायरेक्शन वाटर पे डिपेंड करेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे ये डायग्राम है वैसे क्या वैसे ही रिजल्टेंट लेना। इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। बोट की वैल्यू आपकी, मैंने वेलोसिटी ऑफ बोट दी हुई है 25, ये 25 है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट कितना दिया है? नहीं, मोटर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी, ये 25 है और इसकी 10 है। वाटर करंट की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इन दोनों में एंगल कितना है? 120 डिग्री। यानी हम निकाल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट जो कि अपीयर होगी, जो कि क्या होगी? अपीयर होगी बंदे से। जो बंदा देखो बाहर खड़ा, उसको तो ये लगेगा ना ये बोट इधर जा रही है, पानी इधर जा रहा है, तो ये कुछ यूं जा रही है। दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि बंदे को बाहर से नजर आएगी। इसको बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ बोट बाहर के वाले बंदे से, तो ये रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ऑफ VW स्क्वायर प्लस VBW का स्क्वायर प्लस 2VW वाटर VBW। ठीक है, अभी VW वाटर का करंट कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस VBW कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू दोनों में एंगल कितना है? ये आता है cos थीटा। तो दोनों में एंगल कितना है? इसमें और इसमें एंगल है 120 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा cos 120 डिग्री। तो इसका पूरे का करोगे अंडर रूट, cos 120 की वैल्यू होती है -12, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -12। अगर ये सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे, यू गॉट द आंसर, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? अभी उसने पूछा इन विच डायरेक्शन बोट इज मूविंग, बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मैंने ये आपको बताया हुआ है, जिसके साथ एंगल निकालना है उसको एक बार लेना है, जिसके साथ नहीं निकालना उसको 2 बार लेना है। तो हम सोचते हैं, दोबारा से ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास, तो कुछ ऐसे, ये जो डायग्राम है दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अगर आपने इसके साथ एंगल निकालना है, इसको बोला अल्फा, तो
जिसके साथ एंगल है वो एक बार आएगा, यानी टेंजेंट अल्फा वो एक बार आएगा, वो अकेला आएगा। VBW नीचे आ गया, जिसके साथ नहीं है वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट है। साइन पूरे एंगल के साथ, पूरा एंगल कितना 120 डिग्री है, प्लस VW cos 120 डिग्री सारे के साथ आएगा ये। V वाटर की वैल्यू आपको 10 दी रखी है, 10 इंटू साइन 120, साइन 120 इज √3/2, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 25, वेलोसिटी ऑफ वाटर साइन cos 120 इज -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगा। जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो रेगुलर एंगल नहीं आएगा, तो उसको अल्फा इक्वल टू जो भी इसको सॉल्व करके आया उसको ब्रैकेट में रख देना और टेंजेंट इनवर्स डाल देना। ठीक है, आपने ऐसे ही आंसर छोड़ देने हैं बीच में ही, तो वो जो भी वैल्यू होगी टीचर जज कर लेगा अपने आप। ठीक है, तो ये मुझे लगता है क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अभी आगे देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को देख लीजिए। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको जनरल एक चीज बताना चाहता हूँ भी आपने जब आगे जाना है तो आपको वेक्टर के प्रोडक्ट्स आने बहुत जरूरी चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट्स क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे आराम से, एक बार थोड़ी थ्योरी जान दें, क्योंकि जब मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा कुछ भी मिक्स हो जाएगा तो हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा कौन सा है? वेक्टर का प्रोडक्ट का दूसरा नाम, इसका दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा सर, वेक्टर प्रोडक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इसमें भी थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओह सर, ये क्या है? आपने स्केलर प्रोडक्ट का क्या, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सर ये क्या पढ़ाई जा रहे हैं आप, हमें बुद्धू बना रहे हैं? सर ये देखो, इधर तो वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है इसके 2 टाइप में, फिर आपने वेक्टर प्रोडक्ट लिख दिया, और वेक्टर प्रोडक्ट लिख दिया उसके टाइप में आपने स्केलर प्रोडक्ट लिख दिया। ये क्या चीज है? बेसिक नाम तो इनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ही है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन जनरली जो टीचर है वो इसको बोल देते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, हमें ये मालूम है वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के 2 टाइप्स हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा है? बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन कई टीचर जो डॉट प्रोडक्ट का है उसको स्केलर प्रोडक्ट का नाम ले देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो बताता हूं आपको। ठीक है, अभी जब हमने 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया तो सपोज ए वेक्टर डॉट का मीन्स है, यहां पर डॉट लगेगा, बी वेक्टर, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब इसकी जो आंसर आएगा वो आंसर है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा किसमें एंगल है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, तो इसमें खास बात क्या है? देखो डॉट प्रोडक्ट की इसमें खास बात ये है, देखो ए वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड भी, उसका डायरेक्शन भी होगी, बी वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। लेकिन ये जो इसका जो प्रोडक्ट करके ये जो आंसर है ना ए बी कॉस थीटा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। यानी जब डायरेक्शन ही नहीं है यानी ये वेक्टर नहीं है, ये चीज वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर है। जब 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और जो आंसर आए वो वेक्टर ना हो, यानी वो सिर्फ स्केलर हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो उस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में बोला जाता है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। व्हाइल इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी आएगी, वो आगे करेंगे, अभी नहीं उस पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा जो हमारी है बेसिकली ए डॉट बी पर ही है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इससे सर क्या पता लगा, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। जैसे टीचर ने कहा भाई ये देखो बच्चों, ये आपको मालूम है ये डायरेक्शन है आई कैप की, ये डायरेक्शन है जी कैप की, ये डायरेक्शन है के कैप की। यानी सर ये तो एक्स एक्सिस है, यूं गई, ये वाई एक्सिस है, यूं गई, ये जेड एक्सिस है, यूं बाहर है, यानी के इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। इज इट ओके? अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट लगाइए आई और जे में। चलो अभी पहले ये मत कंफ्यूज होना सर,
दो वेक्टर चीजें मिलके उनका प्रोडक्ट किया तो वो स्केलर कैसे बन गई, इसको भी वेट करो, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ अभी वो समझो। भी करना कैसे है, मेरे को टीचर ने कहा भाई आई कैप डॉट जे कैप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो। अच्छा, अभी आई कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, फिर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा कॉस का। अच्छा, आई कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। सर आपने बताया था जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगे उसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यानी ये आया 1 जे ए इंटू बी, यानी 1 इंटू 1 इसका मैग्नीट्यूड ए, बी का वेक्टर बी, आई कैप का 1, जे कैप का 1 इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी cos 90 जीरो होता है, यानी 1 इंटू 0 इज 0। यानी मैं कह सकता हूं आई कैप डॉट जे कैप इज 0। सर क्लियर है। अच्छा, अब मैंने पूछा आई कैप डॉट के कैप कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। सर इसमें एंगल 90 है, देखो आई तो एक्स एक्सिस है ना, और ये जो z एक्सिस है के, यानी वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, और प्लेन में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री, यानी आई कैप डॉट के कैप भी 0 है। अच्छा, अब मुझे बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना है। सर ये बड़ा सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। सर आई का खुद के साथ एंगल 0, यानी cos 0 कितना आ गया, सर 1 आ गया, यानी हमें पता लग गया। यानी मैं कह सकता हूं आई कैप डॉट आई कैप 1 है, आई कैप डॉट जे कैप और आई डॉट के कैप 0 है। यानी ये क्लैरिटी हुई। भाई हमसे कोई पूछे जे डॉट जे कितना है, तो इसका आंसर है 1, के डॉट के कितना है, इसका आंसर है 1, जे डॉट के कितना है, सर इसका आंसर है 0। क्यों, जे ऊपर और के इधर, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 0 हो गया, ठीक है। यानी हमें क्लियर है। यानी मेरे को एक चीज पता लग गई, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खुद से करूंगा यूनिट वेक्टर को, तो ही उसका आंसर 1 आना है। अगर आई डॉट आई करूंगा तो 1 आएगा, आई डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट जे या के डॉट आई या जे डॉट के या जे डॉट आई, सब 0 होंगे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी। अभी इसकी प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ए बी कॉस थीटा कैसे आया है, ये सब देखो इसको जल्दी से। अच्छा, ये प्रूफ मत मांगना भी ए डॉट बी को सर ए बी कॉस थीटा प्रूफ कर दो, ये इटसेल्फ उनका फॉर्मूला है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब दिस इज बेसिकली इसको कहते हैं ये डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में फाइनल रिजल्ट, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे वर्क है, वर्क एक्चुअली में होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अभी कॉस थीटा क्यों आया ए डॉट बी में, ए बी कॉस थीटा क्यों आया, सर ए बी सीकेंट थीटा क्यों नहीं आया, ए बी साइन थीटा क्यों नहीं आया, ए बी टेंजेंट थीटा क्यों नहीं आया, ये सवाल उठेंगे आपके मन में, ठीक है। तो वो ना उठे उसको समझाने के लिए आपके लिए मैं एक एग्जांपल ली है। वर्क एफ डॉट एस होता है, जबकि आप बचपन में वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, आप ऐसे कभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन एक्चुअली ये गलत फॉर्मूला है और ये सही फॉर्मूला है। गलत और सही क्यों है वो मैं आपको अभी क्लैरिटी देता हूं इसकी, ऐसा क्यों होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट में कॉस क्यों लिया जाता है। चलो, मैंने मान लिया एक बॉडी है जिस पे फोर्स लगाई 2 न्यूटन और ऐसे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक खिसक गया, और ये जो खिसका ये 4 मीटर आ गया। अभी मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाता हूं। फोर्स 2 न्यूटन यानी इस तरफ जा रही है, ये 2 हो गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, यानी अगर मैं इसको 2i कैप लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, तो इसको भी तो मैं 4i कैप ही लिखूंगा। सर इसको 4i कैप लिखूंगा, बेटा देखो 2i cap is the direction of force in that axis, that is x axis positive, ठीक है। Now displacement, what is displaced also in this direction, therefore 4 मीटर है। अगर मैं बोलूं इसका बोलूं तो ये 2 न्यूटन 2i कैप का न्यूटन होगा, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4i का मीटर होगा। वर्क होता है फोर्स डॉट एस, दोनों का डॉट i इज 1, यानी इसका आंसर आया 8। ओह सर वेरी गुड। अभी देखो, अभी मैं इससे निकालता जनरल फॉर्मूले बचपन वाले, तो वो तो आप सीधे 4 × 2 × 4 कर देते हैं, आंसर सेम है, 2 4 जाए, लो बेटा खत्म हो गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अभी चलो, अभी मैं चेंज करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, सपोज थोड़ा अच्छा करेंगे कंपोनेंट वे से, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको।
मैंने माना ये बॉडी है, आपने कुछ ऐसे 37 डिग्री पे एक 10 न्यूटन फोर्स लगा दी। कितने न्यूटन? अभी आप 10 न्यूटन इसको यूं करके यूं खींचेंगे, जैसे आप लॉन रोलर को यूं पकड़ के यूं खींचते यूं करके यूं, तो लॉन रोलर तो नीचे नीचे जाता ना, हवा में थोड़ा नहीं आता। डेस्क को धक्का यूं करके यूं मारेंगे तो डेस्क जमीन के अंदर थोड़ी चल जाएगी, तो जाएगी तो आगे। कुछ ऐसा ही ऐसे होने वाला है। ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गई, मैंने मान लिया यहाँ तक पहुंच गई, मतलब मैंने माना इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, सपोज मैंने मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। ओके, वो कहता है फाइंड फोर्स, सॉरी फाइंड वर्क डन। अच्छा सर वर्क डन, सर अभी ये वर्क डन कैसे निकालें? देखो एक तो शॉर्टकट ये है कि आपने निकालना है फोर्स का फॉर्मूला है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, इन दोनों में एंगल है 37 डिग्री यानी cos 37। cos 37 होता है 3/5, 5 ने 5 को मारा, सॉरी cos 37 होता है 4/5, 5 ने 5 को मारा और 4 10 या 40 यानी 40 जॉल वर्क डन हो गया। अब अगर आप बचपन के मेथड से करते तो आप सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाते यानी 10 × 5 है तो आंसर 50 हो जाता। जबकि अगर हम ये लगाते हैं F cos 37 आया, cos 37 की वैल्यू है 4/5, 5 कैंसिल तो 40 न्यूटन आया आंसर। क्या दोनों आंसर सेम है क्या अलग अलग? सर दोनों आंसर अलग अलग है। अगर दोनों आंसर अलग अलग है तो सेम थोड़ी नहीं है, यानी दिस इज इनकरेक्ट फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा था। ये करेक्ट तो हो जाता था क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती थी डिस्प्लेसमेंट भी उसी में होता था और थीटा 0 हो जाता था, तो cos 0 1 होता है क्योंकि फॉर्मूला तो वही है F cos थीटा, तो थीटा 0 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हॉरिजॉन्टल में Fs लगाएं चाहे Fs cos थीटा लगाएं ऐसे ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में एंगल कितना है 0 है, cos 0 1 होता है, Fs ही रहा और Fs × cos 0 यानी वो भी Fs हो गया। लेकिन अगर किसी एंगल पे फोर्स लगी और ये आगे जाए तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। यानी हमें अभी क्लियर है भी ऐसा क्यों किया। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर इधर साइन ले लेते, cos ना लेके साइन ले लेते। आपने तो कहा है भाई चलो ये सेम नहीं है लेकिन साइन ले लो, ऐसा क्यों नहीं करना? वो देखो अभी मैंने माना ये जो बॉडी थी इसको एक ही जगह दो फोर्स लगा लेते हैं। देखो यहाँ पर जो फोर्स आएगी ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो आएगा ये अगर 10 है, ये अगर 37 है तो ये जिसके साथ एंगल होता है वो 10 cos 37 होगा और ये कितना होगा 10 sin 37। यानी फोर्स अलोंग y एक्सिस बोलूं तो वो आई है 10 3/5, 5 2 या 10 3 या 6 यानी Fi आ गया 6, ये आ जाएगा 4/5, 5 2 या 10 दिस इज 8। Fx कितना आ गया 8, दोनों आ गए सर। यानी अब मेरे पास Fx भी आ गया Fy भी आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने ना इस बॉडी को दोबारा बना दिया। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरफ है ना 5 मीटर, ये तो आई कैप है सर, डिस्प्लेसमेंट तो सर आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आई कैप। अच्छा दो फोर्सेस है, एक फोर्स है Fy, एक फोर्स है Fx। अच्छा अब Fx और यानी Fx कितनी थी 8, Fy कितनी थी 6। अब वर्क डन Fy के कारण बोलो, वर्क डन Fy सोच के देखो, चीज जा यूं रही है उसको कोई खींच ऊपर रहा है तो वर्क डन 0 है। सर जो ऊपर खींच रहा जा तो रही नहीं है, जा रही है क्या? नहीं जा रही ना। अरे मेरी बात सुनो छोड़ो, अभी ये फोर्स तो Fy ऊपर की तरफ है, बॉडी तो ऊपर जा नहीं रही, बॉडी तो इस तरफ जा रही है, यानी वर्क डन क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, वो तो निठल्ला था, कोई काम का ना था, उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। यानी वर्क डन बाय Fy तो 0 है। तो सारा काम किसने किया? सर फोर्स एक्स ने किया। देखो अब जनरल बचपन वाला फार्मूला भी लगाएंगे, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 5 का कितना आ गया 40। ये आई कैप ही है ना भाई, एक्स एक्सिस तो आई कैप। अच्छा अभी सर इसके कारण निकालो, देखो Fy जे कैप आएगा ना, अब वर्क डन बाय वाई फोर्स तो भी आएगा Fy डॉट कितना डिस्प्लेसमेंट इज 5 सॉरी दैट इज s। ये समझ में आ गया? फोर्स लगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज सर इन दोनों में एंगल 90 है। देखो ये 6 आ गया, अगर जे कैप डालेंगे तो वैसे ही आ जाएगा 6 जे कैप डॉट, ये कितना है 5 आई कैप। अच्छा जे कैप डॉट आई कैप, सर जे डॉट आई 90 होता है, जे डॉट आई कितना होता है 90, cos 90 0 यानी वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0। फोर्स अलोंग y एक्सिस के कारण वर्क डन नहीं हो सकता। देखो कंसेप्चुअली तब समझ में आएगा आपको जब आपको ये चीज समझ में आएगी। ये जो 10 sin 37 है ये इस बॉडी को कभी भी इस तरफ नहीं लेके जा सकता। ये जो 5 मीटर गया वो सिर्फ इस फोर्स के 10 न्यूटन का सिर्फ ये जो कंपोनेंट है cos 37 वाला वो उसको हेल्प कर रहा है उधर लेके जाने।
इस कंपोनेंट की कोई हेल्प नहीं है, इसके कारण वर्क डन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठी है, बॉडी सिर्फ घसीटती घसीटती आगे जा रही है, यानी इसके कारण वर्क डन 0 है। वर्क डन सिर्फ इसके कारण है। अभी देखो वर्क डन कॉस वाले के कारण है कि साइन वाले के कारण है? सर वर्क डन कॉस वाले के कारण है। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी हो गई मुझे लगता है। वर्क डन एफ डॉट एस तो लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा तो लिखते हैं, क्योंकि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो ही काम कर रहा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बहुत सारा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। वैसे जनरली इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कॉस थीटा आप याद करो, कॉस थीटा बात खत्म करो, यानी सीधा सा फॉर्मूला आपको लिख दिया, वर्क इज एफ डॉट एस, दैट इज। अच्छा सर, तो आपने एक चीज और बताई थी, एक बात बताओ, इधर डाला वेक्टर क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट सर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वर्क इज नॉट वेक्टर, वर्क इज अ स्केलर, वर्क इज काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है उस तरफ काम हो रहा है, जहाँ काम की डायरेक्शन वो है, जहाँ काम की डायरेक्शन ऊपर है, काम की डायरेक्शन इस तरफ डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, इस तरफ डायरेक्शन है फोर्स की। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो सकती है, जो कार्य या वर्क जो हुआ है उसका कोई वर्क डन नहीं हो, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ऐसे सोच के देख लीजिए, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। अगर आप किसी चीज को गर्म करेंगे, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, हीट एनर्जी है, जब आप किसी तवे को गर्म करेंगे, तवे में से हीट कहाँ से निकलेगी? सिर्फ तवे से हीट सिर्फ इस तरफ जाएगी, या इस तरफ जाएगी कि ऊपर जाएगी कि किस तरफ जाएगी? हीट सारी तरफ निकलेगी। हीट का जो फ्लो है वो इन ऑल द डायरेक्शन होगा। तो यानी हम नहीं कह सकते देयर इज सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी बेसिकली वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी वर्क स्केलर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर है, यानी दो वेक्टर मिलके अगर प्रोडक्ट स्केलर बने तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट, दिस वन इज डॉट, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स इट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज बेसिकली स्केलर। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर है। मैं थोड़ा ज़्यादा ना पढ़ा के थोड़ा सिंपल करता हूँ। सपोज मैंने मान लिया आपको ये आ गया ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अभी देखो इसकी कई बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपने कैसे सीखनी है वो देखिए। उसने कहा सपोज ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप plus 2j cap plus 4k cap. He is asking that what is the a dot b? a dot b. अब इसमें a dot b का फॉर्मूला लगना ये भी cos थीटा है, लेकिन वो कैसे लगना देखो। आपने क्या करना देखो, पहले जब भी हम प्रोडक्ट करते थे बचपन में हमें टीचर ने सिखाया था, जैसे a dot b निकालना है तो आपने क्या करना है, a dot b लिख के फिर आपने पहले ये लिखना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक बच्चा करेगा सर 2i डॉट 4i 2i डॉट 2j 2i डॉट 4k, पहले इसको इससे इसको इससे इसको इससे, लेकिन सिंपल तरीका क्या आपको मालूम है, i डॉट i सर 1, i डॉट i सर 1, i डॉट j सर 0, i डॉट k सर 0। यानी अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जा 8 आएगा, फिर i कैप डॉट i कैप आएगा, जिसका आंसर कितना होगा 1। ठीक है, फिर मैं इसको 2i कैप को इससे करूंगा तो मैं लिखूंगा 2 2 जा 4, फिर लिखूंगा i कैप डॉट j कैप। अच्छा एक बात तो i इसको पहले इससे फिर इसको इससे किया तो 2 2 जा 4, i डॉट j इज 0, यानी ये तो 4 हो 6 हो 10 हो 90 हो 50 हो 60 हो, ये तो 0 रहेगा। यानी कहने का मतलब आप क्या करो, i को सिर्फ i से, j को j से और k को k से करो, क्योंकि i को j से और i को k से डॉट प्रोडक्ट दोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, i डॉट j i डॉट k 0 है, यानी i डॉट i तो 1 है। यानी सिंपलेस्ट मेथड क्या है, रट्टा मारो i को i के साथ 2 4 जा 8, j को j के साथ 4 2 जा 8, 3 को 4 के साथ माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, यानी इसका आंसर आया 4। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल तरीका था, i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j से और k के कोफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करो तो डॉट प्रोडक्ट बड़े आसानी से आ जाता है। अभी बच्चे ने कहा सर आपने पढ़ाया था a डॉट b a b cos थीटा लगाया, तो कहीं भी नहीं, बच्चे सारी जगह लगाया। देखो 2i कैप डॉट 4i कैप, 2i कैप डॉट 4i कैप मींस 2 मैग्नीट्यूड 2i का, 4 मैग्नीट्यूड 4i का, और i और i में दोनों एंगल cos 0 मींस 1, cos 0 मींस
1। अरे सर समझ नहीं आया क्या बोले, अरे यार आना चाहिए। देखो ना मैं एक का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 4j का इससे 4i से किया, 4j कैप डॉट 4i कैप, ओ इसका मैग्नीट्यूड 4 और इसका मैग्नीट्यूड 4, ओ कॉस कितना बोलो इन दोनों में एंगल सर 90, कॉस 90 कितना 0। मैंने डाला ही नहीं, मैंने 4j 4i से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं j से j को मल्टीप्लाई करूंगा, 4j को 2j से करूंगा, और किसी के करने से कोई फायदा नहीं। देखो मैं लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 2, j का खुद से एंगल सर होता ही नहीं, cos 0 कितना 1, यानी 4 × 2 8 लिखा तो है, समझ में आया? मतलब इसमें किया सारा कुछ है लेकिन लग नहीं रहा किया है, बस ऐसे याद कर लो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करे तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है सर। चलिए आगे, चलो ऐसे है। चले आगे, देखो सपोज उसने कह दिया सर ए वेक्टर, डाल थोड़ी सी इसमें, अभी आपको मुझे लगता है समझ में तो आ गया यार। डॉट प्रोडक्ट में ना i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करना, बाकी सबको ऐसे तैसे करा के बाकी किसी को लेना भी नहीं है हमने। ठीक है, अभी मैंने देखा है तुम वीडियो कम देख रहे हो, सबके सब पेपर चल रहे हैं मुझे लगता है, तो ये करके मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं की इतने दिनों से, इस सारे के सारे होमवर्क भी नहीं भेज रहे हैं मुझे। ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख दिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस mk कैप, बी वेक्टर लिख दिया, सॉरी इसको लिखते हैं 6k कैप, इधर लिखते हैं 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। He is asking what is the angle between A and B? What is the angle between A and B? जब भी आपसे किसी दो वेक्टर में को जब i कैप और j कैप के फॉर्मेट में हो और जब भी आपसे एंगल पूछे तो चुप करके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, a डॉट b is equal to ab cos theta, then cos theta is equal to a by b. Okay, cos theta equal to a by b. Now what is the value of a? बताओ a की वैल्यू कितनी है? This is the value of a और a वेक्टर, so this is the value of a वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट डाल के सबको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ये बताया हुआ है आपको। ऐसे b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा b वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है, कोई नहीं अपने आप निकालना। a डॉट b, सर a डॉट b आपने सिखाया था, i को i के साथ 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, 6 12 जा 72, a मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36, रूट ऑफ 16 प्लस 64 प्लस 144। ठीक है, दिस इज cos थीटा, दिस वन इज cos थीटा। इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो आपको पता लगेगा भाई ये कितना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मुझे लगता है ये जो आंसर आने वाला है cos थीटा इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, जैसे cos थीटा कुछ भी आ गया, इसको 7 या 8 आ गया तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स डाल दीजिए, दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेना, इसमें मैंने टाइम नहीं लगाना, यू डू योरसेल्फ। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आप थीटा की जगह cos इनवर्स डाल दीजिए, वो उसका आंसर होगा। मतलब मैंने आपको सिंपलेस्ट चीज में ये बताया कि कोई भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे निकालना है, उसका प्रोसीजर है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है इसका थीटा 0 डिग्री आएगा, चेक कर लेना एक बार, जितना भी आएगा। अगर थीटा 0 नहीं आया तो कोई वैल्यू रखेगा, तो कोई वैल्यू रखेगा तो वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मुझे सेंड करना है करके। ठीक है, अभी उसने क्वेश्चन दे दिया, सपोज मैंने माना वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, b वेक्टर में m की वैल्यू निकालो। m निकालना है सच दैट गिवन है a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b। एक वेक्टर b वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो आपने b वेक्टर में एक m है जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट a डॉट b a b cos थीटा होता है। अगर दोनों a b परपेंडिकुलर है यानी थीटा 90 हो गया, यानी cos 90 0 हो गया, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर
then the dot product of them is equal to 0. As the theta is 90 and AB cos 90 is 0, 0 into AB that is 0. Dot product both easy. 2 4 ja 8, 4 2 ja 8, 6 m ja 6m equal to कितना 0, 8 8 16, 16 minus 16 यानी m is minus 16 by 6. The value of m is minus 16 by 6 such that A vector is perpendicular to B vector. ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसे कीजिए, अगला प्रोडक्ट आगे करेंगे।